हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप्स। आज की हमारी जो क्लास है, जैसा कि आप जानते हैं, सीयूटी की क्लास है, राइट। इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। मैंने एक क्लास में अपनी में पूरा सिलेबस बताया था जो सीयूटी का ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो आप लोग उस क्लास पे जाकर के एक बार देख लेना, विजिट कर लेना। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है ना। इसके पहले भी मैंने क्लासेस कराए थे, तो उसमें मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाया, तो एक बार आप वहाँ भी गो थ्रू हो जाना। बाकी आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, तो देख लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर एंड स्कोप क्या है, राइट। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन की कुछ परिभाषाएं इनकी दी गई हैं, राइट। कुछ ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने परिभाषा दी है ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या है, और सीधे सीधे से स्टेटमेंट पूछ लेता है। आपको परिभाषा उठा करके दे देगा और उसको पूछेगा कि ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है। हम लोग देख लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ शुरू में ही, कि हम लोग यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अपनी क्लासेस करेंगे, राइट, हम लोग जो यहाँ कंटेंट पढ़ेंगे, जो भी मटेरियल पढ़ेंगे, वो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी होगा, जो हमारे एग्ज़ाम की नीड्स को फुलफिल करेगा, उसी तरीके से हम लोग अपनी क्लास यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं परिभाषा क्या है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी अ रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस, राइट। यानी कि मानव भूगोल, मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच, ह्यूमन सोसाइटीज एंड सरफेस ऑफ अर्थ के बीच जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, कौन सा संबंध? सिंथेटिक स्टडी को दर्शाता है, ये संश्लेषणात्मक अध्ययन को दर्शाता है। तो जब भी सिंथेटिक स्टडी, यहाँ पर देखो एक कीवर्ड दिया गया है, वो क्या है? सिंथेटिक स्टडी, राइट। सिंथेटिक स्टडी, ये एक कीवर्ड यहाँ पर दिया गया है। आपको क्या करना है, बस इसका ध्यान रखना है। जैसे ही आप ये टर्म पकड़ोगे सिंथेटिक स्टडी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस ज्योग्राफर या किस भूगोलवेता के द्वारा दिया गया है। तो ये दिया है रेट जेल के द्वारा, राइट। रेट जेल ने, बस की टर्म आप समझ लो कि सिंथेटिक ज्योग्राफी की, सिंथेटिक स्टडी की जब बात आती है ह्यूमन ज्योग्राफी में, ये जो टर्म है ये रिलेटेड है रेट जेल से। और रेट जेल ने अपनी परिभाषा में जब मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी को परिभाषित उन्होंने किया है, तो उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल, मानव समाज एवं पृथ्वी की सतह के बीच संश्लेषणात्मक अध्ययन है, सिंथेटिक स्टडी है। ये डेफिनेशन है रेट जेल की, ये परिभाषा है। अगर एग्जाम में आपके में आ जाता है कि इनमें से किस ज्योग्राफर ने या इनमें से किसके द्वारा ये बात कही गई है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस, तो ये होता है आपका रेट जेल। इन्होंने ऐसा कहा है। क्या यहाँ पर ध्यान रखना है? सिंथेटिक स्टडी, यानी कि सिंथेसिस हैज बीन एम्फसिस्ड इन दिस अबव डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन, जो परिभाषा ऊपर दी है, इसमें संश्लेषणात्मक अध्ययन, किस चीज का संश्लेषणात्मक अध्ययन? ह्यूमन सोसाइटीज एंड सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह और मानव समाज के बीच जो भी रिलेशन होता है, उसके संश्लेषणात्मक अध्ययन को यहाँ पर, अध्ययन पर बल दिया गया है। तो ये की टर्म आप पकड़ लो, ये वर्ड आप पकड़ लो यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। और ये किसने कहा है? ये कहा है एलन सी सैंपल ने। एलन सी सैंपल ने क्या कहा है? मानव भूगोल, अशांत मनुष्य, मनुष्य को अशांत कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन होता है बहुत क्यूरियस होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है किसी चीज़ में, तो उसको अशांत वर्ड से डिफाइन किया गया है। यानी कि अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनस्टेबल मैन एंड, यहाँ पर देखेंगे आप, अनस्टेबल अर्थ एंड द अनरेस्टिंग मैन, यानी कि अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच में जो बदलते हुए संबंध हैं, उनको दर्शाता है जो एलन सी सैंपल की यहाँ पर ये डेफिनेशन है। यहाँ पर किस बात पर बल दिया गया है? डायनेमिज्म इन द रिलेशनशिप इज अ की वर्ड इन सैंपल्स डेफिनेशन, यानी कि गतिशीलता। सैंपल की जो डेफिनेशन है उसमें
प्रकृति, अशांत अस्थिर प्रकृति, अस्थिर पृथ्वी और अशांत मनुष्य के बीच जो संबंधों की गतिशीलता है। संबंधों की गतिशीलता कैसे है? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, बदलते हुए संबंधों के अध्ययन, है ना। सो ये संबंधों की गतिशीलता पर यहाँ पर फोकस किया गया है, बल दिया गया है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, देखो जब आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, सीटेट का इस वर्ष एग्ज़ाम हुआ 2024 में, जून में जो एग्ज़ाम हुआ था, सो उसमें उस समय पर भी मैं क्लास ले रही थी ज्योग्राफी की। कई सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास से वहाँ पर डायरेक्ट आए थे, राइट। सो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, आपको बस ध्यान से फोकस होकर पढ़ना है और क्लास को रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ देखना है ना। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यू क्लास में बने रहोगे ना, तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा और आपके अकॉर्डिंग जिस भी विश्वविद्यालय में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको अच्छे से एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में मिल सकता है, राइट। आगे देख लेते हैं। सो जो थर्ड हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आ अर्थ, ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बीइंग विच हैबिटेट इन। यानी कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इनमें रहने वाले जीवों के बीच संबंधों के बारे में अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न अवधारणा है। और ये किसने कहा है? ये कहा है पॉल विडाल डे ला बिलाचे। ये हैं ज्योग्राफर, इन्होंने ये बात कही है। यहाँ पर किस बात को डिफाइन किया गया है? ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स द न्यू कॉन्सेप्ट्स इन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो मानव भूगोल है, वो पृथ्वी और मनुष्यों के बीच में एक अंतर संबंध के न्यू कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित करता है। एक न्यू अवधारणा, नई अवधारणा को यहाँ पर प्रस्तुत करता है, राइट। आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? सो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज the interrelationship between the physical environment and the social cultural environment created by human beings through mutual interactions with each other। यानी कि जो मानव भूगोल होता है वो मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से जो भी भौतिक पर्यावरण और सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध स्थापित किए जाते हैं, उनकी स्टडी करता है, उनका अध्ययन करता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये कैसे इंटरचेंज वर्ड आपको लग रहे हैं? यानी कि मानव का प्रकृतिकरण कैसे होता है और प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है, इस चीज़ पर हम यहाँ पर अभी ध्यान देंगे। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का प्रकृतिकरण, और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर का, प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है जान लेते हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स engaged with their physical environment through the use of technology। यानी कि मनुष्य, मानव, आपको पता है, आप जानते हैं कि किस अभी का जो टाइम है स्पेशली, कितना ज़्यादा तकनीक का ये युग बन चुका है, एज बन चुका है, कितना हर छोटी से छोटी चीज़ में तकनीक है। इवन हम आप जब आप क्लास कर रहे हैं इस समय पर भी क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आप तक ये क्लास पहुंच रही है और आप देख पा रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो आप यहाँ पर ये क्लास, राइट। सो आप देखेंगे, चाहे हमारी स्टडी की बात हो, चाहे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट की बात हो, विदाउट तकनीक आप अभी के समय में इमेजिन नहीं कर सकते चीज़ें, है ना। सो मनुष्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से अपने भौतिक पर्यावरण से जुड़ते हैं एंड वे क्या उत्पादन करते हैं और क्या बनाते हैं, ये हमको यहाँ पर देखना है। What they produced and create is less important than how they produce। एक चीज और, यानी कि मानव जो होता है वो तकनीक के माध्यम से प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करता है। अब एक चीज यहाँ पर आती है कि तकनीक के माध्यम से वो क्या बनाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, ये कम इम्पोर्टेंट है इस बात के कि वो कैसे बनाता है, यानी कि तकनीक का प्रयोग कैसे करता है और उसके माध्यम से
किसी भी चीज का उत्पादन कैसे करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे बनाता है, राइट। एंड स्पेशली द टूल्स एंड टेक्निक्स दे यूज इन द प्रोसेस, और विशेष तौर पर जो उस प्रक्रिया में वो जिन टूल्स का प्रयोग करता है, जिन तकनीक का प्रयोग करता है, ये यहाँ पर हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि एक चीज और है, देखो अभी के समय में ना एक इंडिकेटर बन गया है ये कि किसी भी समाज के विकास को आप इस तरीके से देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को, कि वो समाज जो है वो प्रौद्योगिकी का कहाँ तक प्रयोग करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना। यानी कि समाज का जो सांस्कृतिक विकास का स्तर है वो प्रौद्योगिकी से इंगित होता है, प्रौद्योगिकी से मापा जाता है, राइट। एंड ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस डिस्कवर फायर, राइट। यानी कि प्राकृतिक नियमों की बेहतर समझ विकसित करने के बाद मनुष्य प्रौद्योगिकी विकसित करने में सक्षम हो गया है। जैसे ही प्राकृतिक नियमों की समझ मनुष्य को हुई है, उसके बाद मनुष्य ने किस चीज में अपना ज्यादा ध्यान लगाया है, टेक्नोलॉजी, तकनीक को विकसित करने में, ठीक है। और किसी भी समाज का अगर आप सांस्कृतिक विकास देखते हैं तो वो इंगित करता है कि वहां पर तकनीक विकास कैसा है। आज देखो, आज के समय में ना एक टर्म चलता है डिजिटल डिविडेंड। वो क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे जैसे जैसे आप अर्बन एरिया में आएंगे, ठीक है, शहरी क्षेत्र में आएंगे, तो आप देखेंगे तकनीक का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और जैसे जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी बहुत सारा नंबर ऐसा है जो तकनीक का प्रयोग करने में काफ़ी पीछे है। इवन आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो जैसे कोविड आया, कोविड के बाद से आप देखिए हर तरीके से तकनीक ने अपनी जगह बनाई है मनुष्य के जीवन में, राइट। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड अस डिस्कवर। जैसे फ्रिक्शन का लॉ समझ में आया, घर्षण का लॉ जैसे ही मनुष्य को समझ में आया तो उसने क्या आविष्कार किया, उसने आग का आविष्कार किया। यानी कि प्रकृति के नियमों की समझ के बाद मनुष्य ने तकनीक के आविष्कार पर, तकनीक को विकसित करने पर अपना ध्यान फोकस कर दिया। और अगर आप इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं तो जैसे ही घर्षण का नियम, जैसे ही फ्रिक्शन, है ना, जैसे ही फ्रिक्शन या घर्षण का नियम मनुष्य को समझ में आया तो यहाँ पर मनुष्य ने क्या किया, यहाँ पर आविष्कार किसका किया, फायर का, अग्नि का आविष्कार कर दिया। इस तरीके से मनुष्य ने अपनी यहाँ पर प्रगति की है। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक इनेबल्ड अस टू कॉन्क्वर मैनी डिसीज। और उसी तरीके से आप देखेंगे जैसे कि बायो टेक्नोलॉजी की बात है, जैसे ही मनुष्य को जो डीएनए होता है ना, डीएनए की गोपनीयता जैसे ही समझ में आई, उसके बाद मनुष्य ने क्या किया, जैसे ही डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीक का विकास हुआ, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में, तो जैसे ही डीएनए समझ में आया, डीएनए की इंफॉर्मेशन समझ में आई, सीक्वेंसिंग समझ में आई, उसके बाद से जो भी जेनेटिक डिसीज होते हैं उन पर विजय प्राप्त करना मनुष्य ने क्या किया, आरंभ कर दिया। अभी क्या होता है, अगर मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उनको प्रॉपर चेकअप कराए जाते हैं और पता चलता है कि जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है ना, उसको किसी भी प्रकार की अगर कोई जेनेटिक डिसीज है, पहले तो पेरेंट्स का चेकअप होता है, दोनों का, माता पिता का चेकअप होता है, राइट। अगर जो एम्ब्रियो है अगर उसको कोई जेनेटिक डिसीज है तो होता क्या है, तकनीक के माध्यम से उसको, उस जीन को ऑल्टर किया जाता है, राइट, और उसको रिप्लेस किया जाता है एक हेल्दी जीन के साथ। इस तरीके से जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कॉन्कर कर लिया गया है, उनको यहाँ पर जीत लिया गया, जबकि पहले ऐसा नहीं था, है ना। पहले तो मुश्किल से दवाएं भी उपलब्ध होती थी, राइट। एंड वी यूज द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स। वैसे ही एरोडायनेमिक्स का नियम समझने के बाद क्या हुआ, एरोप्लेन का आविष्कार हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राकृतिक नियमों को समझने के बाद ही मनुष्य ने तकनीक के विकास पर ध्यान देना आवश्यक समझा और ध्यान देना यहाँ पर शुरू कर दिया। और केवल ध्यान ही नहीं दिया है बल्कि बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है, बहुत विकसित भी हुआ है। आगे देखते हैं।
इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर इंट्रैक्शंस विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे ही मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया के आरंभिक चरण में मनुष्य उससे बहुत प्रभावित था। यानी कि जो अर्ली फेज था इंट्रैक्शन का मनुष्य का अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, तो उस समय पर क्या था, मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। बट दे अडॉप्ट द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, और जैसे जैसे प्रकृति के नियम थे उन्होंने उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, इंट्रैक्शन हुआ, मनुष्य इवॉल्व हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, एंड दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज वेरी प्रिमिटिव। और इसीलिए जो अर्ली फेज था मनुष्य का, वहाँ पर क्या था, तकनीक का विकास बहुत कम था, और वहाँ पर अगर कोई जो ह्यूमन सोशल लॉज भी थे तो वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थे, है ना। अब देखो होता क्या था, अब आप एक चीज़ देखोगे, अभी के अगर 20 साल पीछे हम कोई चीज़ देखते हैं तो उस समय पर उतना तकनीक विकास नहीं था जितना कि आज है। आज के जब हम 20 साल आगे पहुंचेंगे तो उस समय पर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, जो तकनीक आविष्कार होंगे, उस समय का जो माहौल होगा टेक्निक्स को लेकर, तकनीक को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, वो उतना होगा कि जो आज नहीं है, राइट। तो जैसे जैसे मनुष्य इवॉल्व हो रहा है, चूंकि मनुष्य एक क्यूरियस प्राणी है, राइट, मनुष्य का ब्रेन डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, वो नई नई चीज़ें ईजाद कर रहा है ना। आगे देख लेते हैं। So this type of interaction between primitive human society and a strong force of nature was termed as environmental determinism। यानी कि ये जो आदिम मानव समाज और प्रकृति की मजबूत शक्तियों के बीच इस प्रकार की अंतःक्रिया को, इस प्रकार के इंटरेक्शन को पर्यावरणीय नियतिवाद कहा जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं ना, ये सवाल पीछे आया है कि पर्यावरणीय नियतिवाद क्या होता है। पर्यावरणीय नियतिवाद होता क्या है? पर्यावरणीय नियतिवाद क्या होता है, ये सवाल आया है। तो क्या होता है पर्यावरणीय नियतिवाद? आदिम मानव समाज और प्रकृति की जो मजबूत शक्तियां हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, आदिम मानव और पर्यावरण की मजबूत शक्तियों के बीच के इंटरेक्शन को बोला जाता है पर्यावरण नियतिवाद, राइट। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोला जाता है, अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर। इसका जो इंटरेक्शन होता है इसको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पर्यावरण नियतिवाद बोला जाता है। ये टर्म आपको ध्यान रखना है। And at that stage of very low technological development, we can imagine the presence of a naturalized human and who listed the nature was afraid of its fury and worshipped it। यानी कि बहुत कम तकनीकी विकास था अर्ली फेज में, और उस चरण में, उस स्टेज में एक चीज़ और होती थी कि प्राकृतिक मानव की उपस्थिति की कल्पना हम कर सकते थे। जो प्राकृतिक मानव क्या होता है? जो प्रकृति की बात सुनता था, प्रकृति के नियमों से प्रभावित था, उसके प्रकोप से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक मानव, नेचुरल ह्यूमन, राइट। अब यहाँ पर एक टर्म आता है और ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, पॉसिबिलिज्म। जैसे हमने पीछे पढ़ा था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि पर्यावरणीय नियतिवाद, वैसे ही एक और टर्म है पॉसिबिलिज्म, जिसको बोला जाता है संभावनावाद, राइट। क्या होता है संभावनावाद? देख लेते हैं कि संभावनावाद क्या होता है। सो द पीपल begins to understand their environment and the force of nature with the passage of time। यानी कि समय जैसे जैसे बीता, तो समय बीतने के साथ क्या हुआ कि लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति की शक्तियों को समझने लगे, है ना। जैसे आप अपने ऊपर अगर एग्जाम्पल लोगे, जैसे ही आप 12th क्लास में एंटर किए होगे उस समय, और जैसे ही आपके 6 मंथ हो गए होंगे उस समय पर, तो आपको जो समझ होगी ना सिलेबस की, वो एक अलग लेवल पर होगी। यानी कि जितना टाइम आप उस चीज़ के साथ बिताओगे, आपकी जो समझ होगी किसी भी विषय विशेष वस्तु को लेकर के, वो बढ़ जाती है। यहाँ पर वही चीज़ हुई मनुष्य के साथ कि जैसे जैसे वो प्रकृति में रहा, आगे बढ़ा, तो वो अपने आसपास के पर्यावरण को, प्राकृतिक नियमों को, प्राकृतिक शक्तियों को और अच्छे से समझने लग गया। एंड विद द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। एवं सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के साथ साथ मनुष्य बेहतर
और अधिक कुशल तकनीक विकसित करता है। एंड दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ अ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। एक और चीज आती है, देखो स्टेट ऑफ नेसेसिटी क्या होती है, ऐसी अवस्था जो हमारी आवश्यकता हो। एंड स्टेट ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ऐसी अवस्था जहाँ पे हम फ्री हैं, हम करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। जैसे कि मान लो अभी आप 12th क्लास में हो, मान लो, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी स्टेट ऑफ नेसेसिटी है एजुकेशन की, कि आपको एक मिनिमम लेवल तक की शिक्षा प्राप्त करनी ही है। बट जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो, मान लो आपको रिसर्च करना है, तो ये कोई फ्री, ये आपके पास ना कोई नेसेसिटी नहीं होती कि भाई व्यक्ति ना फ्री होता है, कि कुछ लोग करते हैं रिसर्च, पीएचडी करते हैं, कुछ नहीं करते, बट मिनिमम लेवल तक, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक तो कंपलसरी है कि नहीं भाई आपको करना ही है। उसके बाद ही आपको दीन दुनिया की, समाज की, संसार की, सोसाइटी की एक समझ विकसित होती है और आप अपने करियर को एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हो, ठीक है। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड आवश्यकता की स्थिति से स्वतंत्रता की स्थिति में चला जाता है मनुष्य, जैसे जैसे किसी चीज के साथ समय बिताता है, प्लस पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से संभावनाएं पैदा करता है। जितने रिसोर्सेज एनवायरनमेंट में हैं उनसे क्या करता है, पॉसिबिलिटी की, उनकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट्स कल्चरल लैंडस्केप। दूसरी बात, मानव गतिविधियां जो होती हैं वो सांस्कृतिक परिदृश्य यहाँ पर बनाती हैं। आगे देखते हैं, the imprints of human activities are created everywhere. Health resort on highlands, huge urban sward, and the field and the pastures in plain, and the rolling hills, parts on coast, ports on coasts, and the oceanic routes on the oceanic surface, and satellites in the space। ये देखो कैसे मनुष्य धीरे धीरे आगे जैसे ही बढ़ता है तो तकनीकी विकास करता है, तरक्की करता है, मानवीय गतिविधियों के जो इम्प्रिंट्स हैं, जो निशान हैं, वो हर जगह मिलते हैं। चाहे आप स्पेस में देख लो, कोस्ट पे देख लो, प्लेन पे देख लो, हाईलैंड्स पे देख लो, या ओशनिक सरफेस पर देख लो। जैसे कि ऊंचे इलाकों में स्वस्थ रिसोर्ट्स मिलेंगे आपको, विशाल शहरी फैलाव मिलेगा, मैदानों और लुढ़कती पहाड़ियों में खेत मिलेंगे, बाग, चारागाह, तटों पर बंदरगाह मिलते हैं, समुद्री सतह और समुद्री मार्ग, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स। ये क्या है, ये इम्प्रिंट्स हैं, मानव गतिविधियों के निशान हैं, इम्प्रिंट्स हैं, मानव विकास की गतिविधियों के इम्प्रिंट्स हैं। कि स्पेस में सैटेलाइट भेजना, उपग्रह भेजना, क्या है ये मनुष्य तरक्की कर रहा है, उसका निशान है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, राइट। वैसे ही जो ढलान वाली ज़मीनें होती है, मान लो जो हिली एरियाज़ होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है ना, जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पर क्या है, ढलान वाली ज़मीन है, जहाँ पर टी, ऐसे साउथ में बहुत सारे जगह है, कई सारे स्टेट्स में। सो वहाँ पर भी क्या होता है, टी प्लांटेशन होता है, कॉफ़ी बागान होते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन होता है। तो वो कैसी सीढ़ी नुमा खेती होती है, वो भी तो एक तरीके का विकास है ना, राइट। वैसे ही आप देखेंगे कोस्ट होते हैं, तट होते हैं, वहां पर क्या बनते हैं, पोर्ट्स बना दिए जाते हैं, इंटरनेशनल रूट्स बना दिए जाते हैं ओशन में होकर के। सो ये क्या है, ये एक तरीके की मानवीय विकास की गतिविधियों के इम्प्रिंट्स हैं, निशान हैं। आगे देख लेते हैं इनको। द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म्स दिस एज पॉसिबिलिज्म। और पहले के जो विद्वान थे उन्होंने इन्हीं मानवीय विकास की गतिविधियों के जो इम्प्रिंट्स हैं, जो निशान हैं, इन्हीं को संभावनावाद या पॉसिबिलिज्म कहा है। सो पॉसिबिलिज्म क्या होता है, मानवीय गतिविधियों के, मानवीय विकास की गतिविधियों के इम्प्रिंट्स को पॉसिबिलिज्म कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। Nature provides opportunities and human being make use of these, and slowly nature gets humanized and starts bearing the imprints of human endeavor। यानी कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है। ये टर्म हम सभी सुनते हैं कि प्रकृति सभी को अवसर देती है, पढ़ने के हो, किसी भी चीज़ में, लाइफ में। एक जब छोटा बच्चा दुनिया में आता है ना, जैसे जैसे वो बढ़ता है, प्रकृति उसके सामने अनेकों अवसर खोलती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते पर चलते हैं, हम किस अवसर को चुनते हैं। और ऐसे बोला भी जाता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसे, अगर मान लो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, तो उनको बोला जाता है कि आपको अवसर मिला है, आप इसका ठीक से प्रयोग करिए, ये आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को किस रास्ते पर लीड करते हो, ठीक है। सो प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य इनका उपयोग करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति मानवीय हो जाती है। यानी कि मनुष्य
प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करता है, और जो प्राकृतिक अवसर हैं वो धीरे धीरे मानवीय हो जाते हैं और मानव प्रयास की छाप धारण करने लगते हैं, है ना, कि किसी अवसर पर मनुष्य ने ये प्रगति की है, इतना विकास किया है, इस तरीके से क्या होता है, उन पर इम्प्रिंट्स होने लगते हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे, अ ज्योग्राफर गिफिन टेलर इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ, जिसको मध्यम मार्ग बोला जाता है। किस चीज का मध्यम मार्ग? बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड द पॉसिबिलिज्म, यानी कि जो पर्यावरणीय नियतिवाद और संभावनावाद है, इसके बीच का एक मार्ग और होता है जिसको मिडिल में मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ बोला जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट था मिडिल पाथ का, ये किसने दिया था? ये गिफिन टेलर ने दिया था। ये किन दो रास्तों के बीच का है? प्राकृतिक नियतिवाद और संभावनावाद के बीच का रास्ता है ये। प्राकृतिक नियतिवाद, पर्यावरणीय नियतिवाद, पर्यावरणीय नियतिवाद एवं संभावनावाद। संभावनावाद के बीच का, संभावनावाद के बीच का क्या था? ये एक मध्यम मार्ग था, राइट, मध्यम मार्ग। और ये मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? गिफिन टेलर ने। गिफिन टेलर, ये किसने दिया? गिफिन टेलर ने दिया, राइट। आगे देख लेते हैं हम लोग। सो ही टर्म्ड इट एज न्यू टर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी कि उन्होंने इसको, ये जो मध्यम मार्ग था, एक नया टर्म दिया, एक नया शब्द इसके लिए इजाद किया, और वो क्या था? वो था नव नियतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म और रुको और जाओ नियतिवाद। नव नियतिवाद या फिर रुको और जाओ नियतिवाद। तो अगर कभी आ जाए कि नव नियतिवाद या रुको और जाओ नियतिवाद किसने इजाद किया था? गिफिन टेलर ने। ये क्या था? इन्होंने पर्यावरणीय नियतिवाद और संभावनावाद के बीच का एक नया रास्ता निकाला, जिसको मिडिल पाथ बोला गया, जिसको मध्यम पाथ बोला गया, मध्यम पाथ बोला गया। और इसी मध्यम पाथ को टर्म दिया गया नव नियतिवाद या रुको और जाओ नियतिवाद। किसके द्वारा? गिफिन टेलर के द्वारा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। एंड दोज ऑफ यू हु लिव्ड इन द सिटीज एंड दोज who have visited a city might seen that traffic is regulated by the lights on that। अब देखो, हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि आप में से जो भी लोग शहरों में रहते हैं या शहरों में गए हैं, विजिट किया है, उन्होंने ये देखा होगा, ये जो नव नियतिवाद है ना, रुको और जाओ नियतिवाद, इसी को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर। सो दोज ऑफ यू हु लिव्स इन द सिटीज एंड दोज ऑफ यू हु विजिटेड अ सिटी माइट हैव सीन अ ट्रैफिक रेगुलेटेड बाय लाइट्स ऑफ द, एंड कैसे? क्रॉस रोड, जब आप क्रॉस करते हो लाइट्स को, है ना, रोड्स क्रॉस करते हो लाइट्स पर, तो वहां पे आपने देखा होगा कि रेड लाइट होती है। रेड लाइट का मतलब क्या होता है? स्टॉप। और अगर आपने पढ़ा होगा तो जैसे ही रेड होती है तो उसका मतलब होता है स्टॉप, जैसे ही ग्रीन होती है मतलब गो, और जैसे ही येलो होती है मतलब लुक। पहले येलो होगी, फिर रेड, फिर ग्रीन, यानी कि लुक, स्टॉप एंड गो। पहले देखो, फिर रुको और जाओ, राइट। And provide a gap between a red green lights to get set and green light means go। लाल बत्ती का मतलब होता है रुकें और एम्बर का मतलब होता है तैयार होने के लिए। लाल और हरी बत्ती के बीच का जो अंतर है वो हरी बत्ती का मतलब होता है जाओ, है ना, राइट। यानी कि लुक, स्टॉप एंड गो, ये नव नियतिवाद, रुको और जाओ जो नव नियतिवाद है, ये किसने दिया था? गिफिन टेलर ने। किन दो के बीच का था? संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय नियतिवाद के बीच का एक रास्ता इजाद किया था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये टर्म्स पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। And the concept shows that neither is there is a situation of absolute necessity, environmental determinism, nor is there a condition of absolute freedom, possibilism। यानी कि जो अवधारणा है ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि ना तो पूर्ण आवश्यकता यानी कि पर्यावरणीय नियतिवाद की स्थिति है,
और ना ही पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति है। देखो जो संभावनावाद है वहां पर क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता है, और जो नियतिवाद है, पर्यावरण नियतिवाद है, वहां पर क्या है, पूर्ण आवश्यकता। यानी स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू स्टेज ऑफ फ्रीडम की जो जर्नी है वो नियतिवाद से संभावनावाद की है, और इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो मिडिल पाथ है, मध्यम मार्ग है, जो कि गिफिन टेलर के द्वारा इजाद किया गया है। और वहां पर क्या किया गया है, रुको और जाओ, ठीक है, यानी कि देखो, चेक करो और जाओ। एंड दिस मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्क्यूर द नेचर बाय ओबेइंग इट। इसका मतलब क्या होता है, मानव यानी कि मनुष्य प्रकृति की आज्ञा मानकर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, राइट। ये इस चीज का मतलब है नवनियतिवाद का। एंड दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल्स and can proceed in their pursuits of development when nature permits the modification। यानी कि उन्हें लाल संकेतों पर प्रतिक्रिया देनी होती है जब प्रकृति संशोधन की अनुमति देगी, और तब वे विकास की अपनी खोज में आगे बढ़ सकते हैं। यानी ऐसे समझो इसको, जैसे मनुष्य कुछ विकास कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और वहीं पर कुछ खतरा लग रहा है। कोई रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है, खतरा होता है, तो वहीं पर रुको, चेक करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद फिर हम अपनी रिसर्च को, अपने विकास को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज, इसका अर्थ ये हुआ कि जो संभावनावाद है कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स, उसको सीमाओं के अंदर रहकर भी क्रिएट करा जा सकता है। एंड विच डू नॉट चेंज द एनवायरमेंट, जिसके द्वारा कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ना बदला जाए। एंड देयर इज ए नो फ्री रन विदाउट द एक्सीडेंट्स। और एक चीज और, बिना किसी दुर्घटना के कोई भी मुक्त गति नहीं हो सकती। अगर आप फ्री रनिंग करोगे तो दुर्घटना होना तय है। जैसे आप रोड पे दौड़ रहे हो, आप ना तो रेड लाइट का देख रहे हो कि रेड लाइट है, आप किसी रूल का पालन अगर नहीं करोगे और रोड पे फ्री दौड़ोगे तो क्या होगा, दुर्घटना तो घटेगी, क्योंकि पहले से जो नियम तय है वो तो है कि रोड पे गाड़ियां चलती हैं, जैसे ग्रीन लाइट होगी गाड़ी एकदम से छूटेंगी। वहीं पर आप अपना दौड़ रहे हो, फ्री रनिंग कर रहे हो, आप किसी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो दुर्घटना तो आपके साथ होगी, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है, सिखाया गया है। एंड द फ्री रन विच द डेवलप्ड इकोनॉमीज attempted and take has already resulted in the greenhouse effect, ozone layers and global effect, ozone layers depletion, global warming and receding glaciers and the degrading lands। विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने जिस मुक्त प्रयास का, जिस मुक्त दौड़ का, जैसे आपने देखा होगा अभी जब विकास हुआ एकदम से, है ना, जो भी डेवलप्ड, जैसे अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, उसको एक विकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है। बहुत बड़ी जीडीपी है, बहुत भयंकर जीडीपी है उनकी, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया था, एक समय पर बहुत ज़्यादा विकसित किया, उद्योग धंधे लगाए, इंडस्ट्रीज हुई, रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ पर, और जिस मुक्त दौड़ का उन्होंने प्रयास किया था उसका परिणाम तो वहाँ पहले से ही था। क्या, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा, है ना, हम पढ़ते भी हैं कि जब हम कोई विकास करते हैं तो उसके लाभ और हानि दोनों होते हैं, ठीक है। ओजोन परत का क्षरण होने लगा एंड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग गया। और क्या हुआ, जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, ग्लेशियर पीछे हटेंगे, और जो लैंड है हमारी वो भी डिग्रेड होगी, लैंड, भूमि का भी क्षरण वहां पर होना शुरू हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको। एंड द न्यू डिटर्मिनिज्म कंसेप्चुअली अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ बैलेंस नलिफाई नीदर और डेक्टोमी, यानी कि जो नव नियतिवाद था वो वैचारिक रूप से या तो द्वंद्व को समाप्त करते हुए संतुलन लाने का प्रयास करता है, द्वंद्व को समाप्त करते हुए। इसीलिए क्या किया गया है इसको, मिडिल पाथ, दो रास्तों के बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग इसको बोला गया है। पॉसिबिलिज्म यानी कि फ्रीडम ऑफ नेसेसिटी टू फ्रीडम ऑफ स्टेज ऑफ फ्रीडम टू स्टेज ऑफ नेसेसिटी के बीच का रास्ता। ना तो आपकी बिल्कुल आवश्यकता है, ना ही आप फ्री हो, आपको बीच में रह के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये जो टर्म है नव नियतिवाद इस चीज को दर्शाता है, इस व्यवस्था को, इस स्टेज को दर्शाता है, ठीक है। Radical school of thought employs Marxian theory to explain the basic cause of poverty and depreciation and social inequality। यानी कि जो कट्टरपंथी विचारधारा हैं उन्होंने गरीबी, वंचना, सामाजिक असमानता के मूल कारणों को समझाने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का विकास किया है, राइट। दूसरी चीज, कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स
वर रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि जो समकालीन सामाजिक समस्याएं हैं वो कहाँ से संबंधित हैं, पूंजीवाद के विकास से संबंधित हैं। जो भी कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये संबंधित हैं कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट से, पूंजीवाद के विकास से, राइट। अब यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट लेड अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो ऑन द perception of space by social category based on the ethnicity, race and religion। यानी कि व्यवहारवादी जो विचारधारा है उसने जीवंत अनुभव तथा जातीयता, नस्ल, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक श्रेणियों के द्वारा स्थान की धारणा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कराऊंगी आपको, हमने जो अभी पढ़ा है इससे रिलेटेड हम तो एक दो सवाल डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चंस। Who defined human geography as the synthetic study of relationship between human societies and earth surface। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि ह्यूमन ज्योग्राफी को किसी एक ज्योग्राफर ने बताया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन सोसाइटी एंड सरफेस ऑफ अर्थ के बीच के सिंथेटिक स्टडी को दर्शाता है, संबंधों के सिंथेटिक स्टडी को दर्शाता है। तो एलन सैंपल ने बोला है, पॉल बालाडे बालेचे ने बोला है, या फिर फ्रेडरिक रैटजेल ने बोला है, या तो कार्ल रिटनर ने बोला है। किसने बोला है? सो ये बोला है फ्रेडरिक रैटजेल ने, है ना। आंसर हमारा सही है यहाँ पर सी आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख लो। फ्रेडरिक रैटजेल known for his concept of organic theory and laid the foundation of modern human geography by emphasis the synthetic relationship, यानी कि जो संश्लेषणात्मक अध्ययन है उसको ये दर्शाते हैं। सिंथेटिक स्टडी, संश्लेषणात्मक अध्ययन किसके? ह्यूमन सोसाइटी, बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में, बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड एनवायरमेंट। एंड ही डिफाइंस इंटीग्रेट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ ह्यूमंस एंड देयर एनवायरमेंट इंटरेक्ट, राइट। आगे दूसरा सवाल क्या है? According to Alan C. Sample, human geography is the study of the relationship between two factors। यानी कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल किन दो कारकों के बीच का अध्ययन करता है? स्टैटिक मैन एंड स्टेबल अर्थ, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, पीसफुल मैन एंड चेंजिंग अर्थ, नन ऑफ द। हमने बताया था दो फैक्टर जो एलन सी सैंपल हैं, इन्होंने दो तरीके के यानी कि अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच के जो इंटरेक्शन है उनकी स्टडी पर ये बल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, बी हमारा आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ देख लेते हैं। एलन सी सैंपल एम्फसाइज्ड द डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी and by using terms like unresting man and the unstable earth, and she highlighted the ever changing relationship between human activities and physical environment। अब इसी के आगे हमारा दूसरा सवाल है, क्या है? He who introduced a concept based on a synthetic knowledge of physical laws governing the earth and the relationship between living beings। यानी कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और जीवित प्राणियों के बीच संबंधों के संश्लेषित ज्ञान पर आधारित अवधारणा किसने पेश की? फ्रेडरिक रैटजेल, पॉल विडाल डे ला बाल्चे, एलन सी सैंपल, कार्ल स्वर। सो ये करा है पॉल विडाल डे वा लाल्चे, यानी कि बी हमारा यहाँ पर आंसर है, बी। So Paul Vidal de Balche emphasized a holistic approach and considering of physical laws and interconnection of all living beings, right? And his work laid foundation for the French School of Human Geography, and which focused on the regional landscape and the interdependence of nature and human factors। ये इन्होंने यहाँ पर कहा था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, which of the following keywords is associated with Frederick Rutgers definition of human geography। हमने देखा था जो कीवर्ड था एक, वो क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड फ्रेडरिक रैटजेल की मानव भूगोल की परिभाषा से जुड़ा है? और मैंने आपको बताया भी था कि इस टर्म को पकड़ लेना आप, ठीक है। सो सिंथेटिक स्टडी, डायनेमिज्म, फिजिकल लॉस एंड अनस्टेबल अर्थ। सो ये था आपका सिंथेटिक स्टडी, मैंने आपको बताया था पहले ही, सिंथेटिक स्टडी पर ये बल देता है। देख लेते हैं। सो रैटजेल डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एम्फसिस द सिंथेटिक ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मेकिंग द कीवर्ड सिंथेटिक स्टडी सेंट्रल टू हिज अप्रोच, एंड दिस पर्सपेक्टिव इंटीग्रेट्स वेरियस एलिमेंट्स लाइक सोसाइटी, कल्चर एंड नेचर,
राइट। ओके, सो आज की क्लास हमारी यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से क्लास को देखो, कंसिस्टेंसी के साथ क्लास में रहो, देखो अच्छे से। मैं आपको कह रही हूँ, आप रेगुलर कर क्लास देखोगे ना, बिना एफर्ट्स के आपका CUT निकल जाएगा और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।